हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश फिर से आ गया हूँ आपके बीच कुछ टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट, बिना उसके आप एक सिंगल स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है? जी हाँ, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका फ्रिक्शन। जी हाँ, इसके बिना आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे जब बारिश हो जाती है, जब सड़क गीली हो जाती है, तो वहां पर जैसे पैर रखते तो क्या होता है? स्लिप हो जाता है, हमको चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमको चलने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, एक फोर्स चाहिए जो मेरे चलने में हेल्प करता है। जैसे बर्फ पे है, बर्फ पे आसानी से नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर ये फोर्स मिनिमम हो जाता है। और कोई खुरदरी सरफेस हो, जैसे रोड है, आसानी से चल लेते हैं क्योंकि उस पर ये फोर्स बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आखिर ये होता क्या है, क्यों ज़रूरत होती है, ये मेरे लिए बेनिफिट है या हार्मफुल है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है? जैसे मैं, देखिए, आपको डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं बताऊंगा ना, मैं डेफिनेशन आपको याद कराऊंगा। मैं सिर्फ आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे आप डेफिनेशन खुद बना सकते हो। ठीक है, देखो, मान लेते हैं ये कोई एक सरफेस है। ठीक है, इस पे एक बॉडी रखी हुई है। ये एक बॉडी रखी हुई है, ये मेरी एक बॉडी है। ठीक है, अब अगर ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है, अगर हम इसको इधर की ओर मूव कराते हैं, तो इस बॉडी और इस सरफेस के कांटेक्ट, दोनों के बीच जो कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस बिटवीन टू बॉडीज, यहां पर एक फोर्स वर्क करता है भैया। ये फोर्स जो होता है, एक फोर्स वर्क करता है पीछे की तरफ, कांटेक्ट सरफेस पर। यहां लिख देंगे कांटेक्ट सरफेस पर, कांटेक्ट सरफेस पर, कांटेक्ट सरफेस ऑफ बोथ बॉडीज, या ऐसे लिख दो एट कांटेक्ट सरफेस ऑफ बोथ बॉडीज। ठीक है, दोनों बॉडीज के कांटेक्ट सरफेस पर एक फोर्स वर्क करता है अपोजिट में। ये फोर्स हमेशा उस रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। जैसे मैंने, मेरे ये हाथ आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो दोनों हाथों के बीच में जो कांटेक्ट सरफेस है उस पर फोर्स वर्क करता है जो उसको पीछे की तरफ खींचता है, मतलब मोशन के अगेंस्ट में वर्क करता है। तो यही भैया जो फोर्स है उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। मतलब दोनों बॉडीज के कांटेक्ट सरफेस पर एक फोर्स वर्क करता है जो बॉडी के मोशन को अपोज करती है। तो वो फोर्स क्या कहलाता है? फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये जो फोर्स है ये हमेशा मोशन को अपोज करता है। अब थोड़ा सा और इसके अंदर चलते हैं, आखिर ऐसा होता क्या है? जैसे ही बॉडी को, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के सरफेस पर रखा जाता है, तो यहां पर जो पार्टिकल है इस दोनों बॉडीज के, ये एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं यहां बना दूं, ये हो गई मेरी एक बॉडी, ये डॉट डॉट करके बनाते हैं इस तरीके से। तो मान लेते हैं यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एक समझाने के लिए। तो यहां पर जो पार्टिकल, इसके पार्टिकल होंगे और इस सरफेस के जो पार्टिकल होंगे, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। वही अट्रैक्शन फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, दोनों पार्टिकल के बीच, इस बॉडी का पार्टिकल और इस बॉडी पार्टिकल के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है।
उस अट्रैक्टिव फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब देखिए भैया, इस कांटेक्ट फोर्स का वो पार्ट जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, वो जो कांटेक्ट फोर्स है उसका परपेंडिकुलर पार्ट जो सरफेस के परपेंडिकुलर में हो उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। और दूसरा पार्ट जो सरफेस के अलोंग वर्क करता है टेंजेंशियल, टेंजेंट की डायरेक्शन में जो अलोंग द सरफेस वर्क करता है उसी को बोलते हैं भैया फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, उसी को हम लोग फ्रिक्शन बोल देते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर दोनों पार्टिकल, इस बॉडी का और इस बॉडी के पार्टिकल के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। वो फोर्स क्या कहलाता है? कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। इस कांटेक्ट फोर्स का जो परपेंडिकुलर पार्ट है ये नॉर्मल फोर्स कहलाता है और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो आपका फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ठीक है, ये हम लोग थोड़ा सा इसके और अंदर पढ़ लिए। तो ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा मोटा मोटा जान लिया व्हाट इज फ्रिक्शन। ठीक, अब थोड़ा सा चलते हैं फ्रिक्शन के कितने टाइप के पार्ट, कितने टाइप का फ्रिक्शन होता है। तो हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। आप भी सोचते होंगे कि क्या फ्रिक्शन भी कुछ टाइप का होता है? बिल्कुल भैया, हर चीज के टाइप हैं तो फ्रिक्शन के भी टाइप होंगे। टाइप ऑफ फ्रिक्शन देखो, वैसे तो ये चार पांच टाइप में बांटा जाता है, लेकिन मोस्टली अभी पांचों टाइप के फ्रिक्शन बात करेंगे, लेकिन मोस्टली सबसे पहले तीन टाइप के फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर 1 2 3, ये तीन टाइप के फ्रिक्शन। सबसे पहले भैया आता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा है भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा है आपका भैया काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आपको याद नहीं करना है ना, याद नहीं कराऊंगा आपको, आपको बस समझना है। देखो, मान लेते हैं ये एक सरफेस है, इस पे बॉडी रखी हुई है। ठीक है, रखी है, इस बॉडी पे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं F, ये हमारा है अप्लाइड फोर्स। ये क्या भैया? हमारा अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, अब भाई फ्रिक्शन तो लग रहा होगा ना, यहां पर इधर की तरह अपोजिट साइड में एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। मान लेते हैं स्मॉल f, या इसे लिख लेते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो, फोर्स जब लगाते चलते हैं, फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए बॉडी ये नहीं खींची तो क्या करते हैं? हम अपना फोर्स बढ़ाते हैं, फोर्स बढ़ाते जाएंगे। अगर ये बॉडी भारी है तो क्या होता है? हमको और फोर्स लगाना पड़ता है, और फोर्स धीरे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट अभी बॉडी ये रुकी हुई है। ठीक है, अब ये जो बॉडी रुकी हुई है, सपोज करते हैं, एग्जांपल सबको समझाते हैं। ये जो बॉडी है, फ्रिक्शन ने इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। ठीक है, 10 न्यूटन के फोर्स से फ्रिक्शन ने इस बॉडी को रोक के रखा है। अब क्या होगा? सबसे पहले आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आपके द्वारा 1 न्यूटन का फोर्स इसने क्या कर दिया? अपने 1 न्यूटन से कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये इधर लग रहा है ना अपोजिट में। आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसने 2 न्यूटन से कैंसिल कर दिया। 3 लगाया, 3 से कैंसिल कर दिया। 4 लगाया, 4 से कैंसिल कर दिया। 5 लगाया, 5 से। जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई कर, जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो बढ़ाते जा रहे हो, ये जो फ्रिक्शन है ये भी अपनी वैल्यू को बढ़ाता जा रहा है, ये भी अपनी वैल्यू को बढ़ाता जाता है। ठीक है, लेकिन बॉडी अभी भी रेस्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉडी, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये तब तक वर्क करता है जब तक बॉडी आपकी
रेस्ट में है। ठीक है, कंप्लीट। यानी कि बॉडी रेस्ट पे है, तो इस समय इसको रेस्ट पे रखने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है, कितना फ्रिक्शन फोर्स पे फोर्स लगा रहा है इसको रेस्ट में रखने के लिए, वो कहलाता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, धीरे धीरे आप फोर्स बढ़ाते चले जा रहे हो, कहां तक पहुंच गए, 10 न्यूटन तक पहुंच गए, मतलब आपने 10 न्यूटन लगा दिया। तो आपके द्वारा लगाया गया 10 न्यूटन, अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन था ये क्या होता है, मैक्सिमम पे पहुंच गया। अब भैया वहां पे क्या होगा, जो बॉडी है जस्ट मूविंग की कंडीशन में पहुंच गई। यानी कि अब जब हम मैक्सिमम फ्रिक्शन पे पहुंच गए, मैक्सिमम, यानी कि जो बॉडी, अभी हम उसको क्या बोले थे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोले थे, कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से बॉडी रुकी हुई है। तो अब कहां पहुंच गए, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पे पहुंच गए, यानी कि कितना, 10 न्यूटन। तो भैया मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस कंडीशन में जो बॉडी होती है वो जस्ट मूविंग कंडीशन में आ जाती है, मतलब मूव नहीं करेगी, जस्ट मूविंग की कंडीशन में आ जाएगी। मतलब अब 10 न्यूटन के अलावा अगर 0.1 भी न्यूटन आप आगे कर दोगे अप्लाइड फोर्स को, बॉडी क्या होगी, चलने लगेगी। ठीक है, यानी कि जैसे देखिए, जब तक बॉडी रेस्ट पे थी तब तक हो क्या रहा था कि हम अपना फोर्स बढ़ा रहे थे, ये फोर्स, ये फ्रिक्शन भी अपने आप की वैल्यू को बढ़ा रहा था। ठीक है, तो उस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टेडी फ्रिक्शन। यानी कि यहां लिख देंगे व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, जब रेस्ट में है तभी तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को इज आल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोला जाता है। क्यों, अभी देखा ना, हम 1 न्यूटन लगाया तो 1 न्यूटन से एडजस्ट हो गया, 2 न्यूटन का लगाया तो 2 न्यूटन से एडजस्ट किया, 3 लगाया 4, 3 से 4 लगाया, 4 से 5 लगाया, 5 से, तो कर क्या रहा है, ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जब लगाते लगाते फोर्स कहां पहुंच गए, मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गए, मैक्सिमम पे पहुंच गए, तो उसको भैया मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग क्या दे दिया नाम, लिमिटिंग फ्रिक्शन दे दिया, कि अब हम लिमिट पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जस्ट मूविंग कंडीशन। और जैसे ही हम लोग इसको क्रॉस करते हैं, मतलब 10 से जैसे ही फोर्स आगे बढ़ाते हैं, बॉडी क्या हो जाती है, चलना स्टार्ट कर देती है। तो यहां लिख देंगे व्हेन बॉडी इज इन मूविंग कंडीशन। जब आपकी बॉडी मूविंग कंडीशन में आ जाएगी तो वहां पर भैया क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करने लगता है, फ्रिक्शन लगेगा। देखिए, जब बॉडी रुकी हुई थी, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, स्टेडी फ्रिक्शन लगाते लगाते इसके मैक्सिमम पे पहुंच गए, लिमिटिंग पे आ गए, फिर और लगाया, क्या हो गया, काइनेटिक पे पहुंच गए। ठीक है, तो 3 टाइप के फ्रिक्शन हम लोगों ने इस एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। अब क्वेश्चन आता है कि तीनों में से सबसे ज्यादा कौन होता है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसका है, स्टैटिक सबसे ज्यादा है, लिमिटिंग सबसे ज्यादा है, या काइनेटिक सबसे ज्यादा है। जरा सोचिए क्या आंसर हो सकता है, सोचिए सोचिए, मन में सोच लिया ना आपने। अब देखो, मैक्सिमम लोग कहते हैं कि यार इससे बड़ा ये, इससे बड़ा तो ये होगा काइनेटिक। जरा एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे जब आप साइकिल चलाते हो, जब साइकिल का पहला पैडल मारते हो तो आपको ज्यादा धक्का लगानी पड़ती ना। जब साइकिल चलने लगती है तो क्या होता है, हल्का हल्का पैडल मारते हो, साइकिल बढ़ती रहती है। पहला जो पैडल आप मारते हो बॉडी को जस्ट चलाने के लिए, वो क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का। ठीक है भैया, सबसे ज्यादा यही लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि स्टैटिक भी ज्यादा नहीं होता है, काइनेटिक तो सबसे कम होता है।
ठीक है। काइनेटिक जब बॉडी चलने लगती है तो कहते फ्रिक्शन मिनिमम हो जाता है और आराम से बॉडी चलने लगती है। अब इसको हम एक ग्राफ से भी बना के आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्राफ आप कभी नहीं भूलोगे। यहां पे है आपका अप्लाइड फोर्स, यहां पे आपका है फ्रिक्शन, और ये भैया जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये जो मैक्सिमम है ये चीज, इसको बोलते भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये जो कंटिन्यू देखो जैसे जैसे अप्लाइड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसे लिख देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। कंटिन्यू बढ़ रहा है, मैक्सिमम पहुंच गया तो क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया। अब देखिए उसके बाद जब बॉडी लिमिटिंग को जैसे क्रॉस किया फ्रिक्शन कम हो गया, फिर एक कांस्टेंट हो गया, इसी को बोलते हैं भैया काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको ध्यान देना है और आपको सारी चीज इजिली मक्खन के तरीके से एक्सप्लेन हो जाएंगी, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, इसलिए इसको स्किप मत करिएगा। देखो क्लियर। तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बीच में मैंने ग्राफ बना के आपको बता दिया कौन ज्यादा है कौन आपका कम है। अब और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन पढ़ लिया, उसके टाइप पढ़ लिए, अब आते हैं इसके रूल्स पे। अब पढ़ते हैं इसके रूल कि आखिर इसके रूल क्या क्या हैं। ज्यादा कोई कठिन रूल नहीं है भैया, बहुत आसान रूल हैं, बहुत आसान रूल है इसके। देखो क्योंकि बिना रूल के तो भैया कुछ काम ही नहीं होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के रूल कौन कौन से हैं। देखो अभी हेडिंग डाल देते हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। बहुत आसान है, कोई आपको याद नहीं कराऊंगा, पहले बता दे रहा हूं भैया, याद नहीं होगा। पहला फिगर ही बना लेते हैं ना। देखो मैंने कहा था कि यहां पर जो कांटेक्ट सरफेस होगा, जो भी कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। उस अट्रैक्टिव फोर्स का जो परपेंडिकुलर पार्ट होता है वो क्या है, रिएक्शन होती है। इस बॉडी का वेट तो नीचे की तरफ वर्क करता है, ठीक है। अगर मैं मान लू इस पे ये मेरा अप्लाइड फोर्स है, ये आपका अप्लाइड फोर्स है, तो फ्रिक्शन भैया आपका इधर क्यों लगेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा फ्रिक्शन फोर्स, लिख देते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। पहला रूल क्या बोलता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान रखिएगा। जो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है। यहां पर या नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम लोग कांटेक्ट सरफेस भी हम लोग लिख सकते हैं, नेचर ऑफ कांटेक्ट सरफेस, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों, एक इसका सरफेस इसका, तो ये इनका नेचर कैसा है तो इस पे भी डिपेंड करता है। दूसरा जो फ्रिक्शन है, देखो भैया फ्रिक्शन किधर वर्क करता है, ये टेंजेंट की डायरेक्शन वर्क करता है, तो यहां लिख देंगे इट वर्क्स टेंजेंशियल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। मतलब ये दोनों जो सरफेस का जो कांटेक्ट है उसके
टेंजेंट की डायरेक्शन में, टेंजेंट इधर भी हो सकता है, अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट में वर्क करता है। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा रूल। तीसरा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो आपका भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रिएक्शन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन ऑफ बॉडी के। ठीक है, तो यहां पर भैया सबसे इंपॉर्टेंट यही कंडीशन है, क्योंकि यही न्यूमेरिकल में यूज होती है। तो इसको हम लोग लिख देंगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, लिख सकते हैं ना, फ्रिक्शन और ये आर। यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते होते कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है म्यू। दिस म्यू इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कभी कभी बोल देते हैं। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है भैया आपका। ठीक है, तो ये 3 रूल हो गए। तो सबसे पहला कॉन्टैक्ट सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, दोनों सरफेस के कॉन्टैक्ट में टेंजेंशियली, टेंजेंट की डायरेक्शन में ये वर्क करता है, और उसके बाद जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन के। ठीक है, फिगर से सब कुछ क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गए लॉस। कोई कठिन लग रहा है ना? कोई कठिन नहीं भैया, मेरे पास कठिन वर्ड, कठिन शब्द होता ही नहीं है, मैं कठिन कभी वर्ड बोलता ही नहीं हूं। ठीक है, देखो भैया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आपको लग रहा होगा भी अब भैया कुछ कठिन आने वाला है, लेकिन नहीं भैया, घबराइए नहीं, कठिन कुछ नहीं आनेगा। देखो, अब हम लोग हेडिंग डालते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इधर डाल देते हैं, क्योंकि 2 टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, दोनों एक ही हैं। यहां डालते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसकी मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद डेफिनेशन बनाओगे। देखो कैसे, ये हो गई सरफेस, ये हो गई बॉडी, ये हो गई उसकी रिएक्शन, ये हो गया अप्लाइड फोर्स, ये हो गया उसका वेट, और ये हो गया फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सिंपल सा फिगर है। अब देखो, फ्रिक्शन और रिएक्शन के बीच में इसका एक रिजल्टेंट बना लीजिए। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड रिएक्शन। यहां लिख देंगे, ये तो हमारा हो गया अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है ये हमारा है थीटा। मतलब रिजल्टेंट ऑफ, देखिएगा मैं कैसे बोल रहा हूं, रिजल्टेंट द एंगल बिटवीन, देखो इन दोनों के बीच का जो एंगल है यही तुम्हारा एंगल है, फ्रिक्शन है। अब इसको बोलेंगे कैसे? द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन रिएक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द बॉडी। रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द बॉडी, जो उनके बीच का जो एंगल है वही क्या कहलाता है? वही भैया कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, बोल दोगे आराम से, ये लिख भी दोगे आप लोग। इसको डॉट डॉट करके मिला लेते हैं, तो भैया ये F है तो ये भी भैया F ही होगा। तो यहां से लिख देते हैं O A और B, ट्रायंगल O A O B से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा भैया आपका AB अपॉन OB। तो tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन R, और F इज इक्वल टू म्यू आर, तो भैया अभी देखे हैं, तो R से R कैंसिल आउट, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। ठीक है,
आ गया भैया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोई कठिन है? कुछ नहीं है। म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बट थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कुछ कठिन नहीं भैया, ये डेफिनेशन भी सामने दिख रहा है क्या बोलना है। ठीक है, आगे देखो एक वर्ड, एक और टॉपिक है बिल्कुल सेम इसी से रिलेटेड है। कैसे है? वो है आपका एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज ये क्या होता है? देखो, जैसे ये दोनों बॉडी ऐसे रखी है, ठीक है, देखे ना ऐसे, ऊपर वाली बॉडी पे कोई एक बॉडी रखी है, ऊपर वाली बॉडी इसको उठाना स्टार्ट करो आप। ऊपर वाली बॉडी को धीरे धीरे उठा रहे, एक समय ऐसा आएगा कि जो उस पर बॉडी रखी होगी वो क्या होगी, नीचे सरकना स्टार्ट कर देगी। हमको वो कंडीशन लानी है जिस पे बॉडी जस्ट स्लाइड की कंडीशन में आ जाए, जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन में आ जाए। वो जो एंगल होता है वही एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। तो यहां पर भैया जैसे मैंने ये बना दिया, ये है आपका फाई। मान लेते हैं कि इस फाई एंगल पर इस पे जो बॉडी रखी है वो किस पे आ जाएगी, जस्ट मूविंग की कंडीशन में आ जाएगी। यानी कि इन दोनों सरफेस के बीच में एक ऐसा एंगल जिस पे बॉडी, जिस पे आते हैं वो बॉडी जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन में आ जाती है। जैसे ही मतलब अगर हम कह दें 60 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर 60 पॉइंट भी आगे जाओगे बॉडी जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया एंगल ऑफ रिपोज, कि दोनों सरफेस के बीच में वो एंगल, कि मिनिमम वो एंगल जिस पे बॉडी, जिस पे आते ही बॉडी जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, वो कहलाता है आपका एंगल ऑफ रिपोज। अब देखो इसको अब हम लोग क्या कहते हैं, देखो इसकी जो रिएक्शन होगी, जो उसका वेट होगा, पहले जब ये बॉडी बिल्कुल ऐसे रखी होगी तब तो बिल्कुल परपेंडिकुलर में होगा। ठीक है, लेकिन जितना बॉडी ये प्लेन उठाए होता है तो ये इसका वेट वाला जो पोर्शन है वो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई, अपने नॉर्मल से हट जाएगा। ठीक है, देखो भैया इसको और तरीके से समझाते हैं। जैसे अभी ये है, ठीक है, इसको हम जेब में रख लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो ये ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर में है, ये जैसे जैसे धीरे धीरे उठता जाएगा ऐसे आ जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऐसे झुकती चली जाएगी, ये धीरे धीरे झुकती चली जाएगी। ठीक है, अभी कितना झुकेगी, पहले तो ऐसे थी ना, जितना मैंने इसको एंगल बना दिया उतना ही तो ये झुक गई ना। तो वही है यहाँ पर, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ दो तो हो जाएगा mg cos फाई, ये हो जाएगा mg sin फाई, और रिएक्शन तो उसकी भैया ऊपर आर लगेगी ही। ठीक है, और भैया फ्रिक्शन तो ऊपर लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बॉडी जस्ट नीचे क्यों मूव करेगी, तो फ्रिक्शन तो ऊपर क्यों लगेगा। अब कौन किसको बैलेंस कर रहा है, देखो जरा, तो R इज इक्वल टू mg cos फाई, ये इसको बैलेंस कर रहा है, और F इज इक्वल टू mg sin फाई, ये इसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट मूविंग कंडीशन में, नॉट इन मूविंग कंडीशन। ठीक है, यहां लिख देंगे एट दिस टाइम बॉडी इज इन जस्ट मूविंग कंडीशन, नॉट इन मूविंग कंडीशन। ये ध्यान रखेंगे, बॉडी जस्ट मूविंग कंडीशन में है, नॉट इन मूविंग कंडीशन, मतलब चल नहीं रही है, जस्ट चलने की कगार पे है। ठीक है, तभी ये दोनों बराबर है। अगर ये चलना स्टार्ट कर देती तब भैया ये वाली इक्वेशन हम यहां पर नहीं लिख सकते थे। ठीक है, देखो अब क्या करना है, इसको बस सीधे सीधे इसको इक्वेशन सेकेंड डाल दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, तो इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, F अपॉन R इज इक्वल टू tan फाई, और अभी मैंने लिखा देखो F अपॉन R म्यू आर करेंगे, तो इसको यहां लिखे देते हैं,
ये हो जाएगा भैया tan phi, r से r कैंसिल आउट, तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया tan phi। ठीक है, तो ये जो फाई है भैया वो क्या है आपका एंगल ऑफ रिपोज, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये एंगल ऑफ रिपोज है। क्लियर हो गया। ये मैंने इसलिए दोनों लिखे सामने सामने कि भैया क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में रिलेशन क्या है। देखो म्यू इक्वल टू tan phi, म्यू इक्वल टू tan थीटा, क्या हो जाएगा, दोनों तो बराबर ही हो गए ना। तो यहां भैया अगर आप लिखना चाहो तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज मतलब थीटा इज इक्वल टू फाई। ये भैया पूछ लेते हैं और इसको हम लोग इंपॉर्टेंट टिक भी कर देते हैं ये चीज। ठीक है, इसीलिए मैंने सामने सामने लिखा था कि ये दोनों रिजल्ट आपके सामने आ जाए। क्लियर, देख लो भैया, कोई डाउट हो तुरंत कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और भैया अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहे हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना लगभग 5 टाइप के फ्रिक्शन हम लोग पढ़े थे, ज्यादातर 3 पढ़ते हैं, वैसे होते 5 टाइप के। अब कुछ 2 बचे, कौन से, रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, बस छोटे से हैं, ज्यादा कुछ बड़े नहीं है। तो अब हम लोग 2 छोटे से पढ़ लेते हैं फ्रिक्शन, रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आपको पता है अगर बॉडी खिसक रही है, अगर बॉडी खिसक रही है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाता है। अगर बॉडी घूम रही है, घूम के आगे बढ़ रही है, तो आपको क्या हो जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली समझ सकते हो कि बॉडी को खींचना थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहता है। जैसे साइकिल है, एग्जाम्पल देखो जरा, साइकिल में ब्रेक लगा लीजिए, अब जरा खिसकाओ, हालत टाइट हो जाएगी। ठीक है, और अगर ब्रेक छोड़ करके मूव कराओ तो खाओ, आप एक उंगली रख दो, चलती चली जाएगी। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है कि उसको हम स्लाइड करते हुए आगे बढ़ाएं तो फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगता है तो वो कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। अब हम थोड़ा सा आपको बताने वाले हैं, बस यही था भैया रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कभी कभी पूछ लेते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर हाउ वी फाइंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, हाउ वी फाइंड रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो जरा, कुछ ज्यादा नहीं भैया, रोलिंग फ्रिक्शन को हम लोग सपोज कर लेते हैं एफ आर, आर मतलब रोलिंग। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन। ये क्या है, रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये है, अगर ये यहां पर रखी हुई है तो भाई यहां पर रिएक्शन तो ऊपर क्यों लगेगी ना। ठीक है, उसके बाद ये है 1/r, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r। आर क्या है, रेडियस, मतलब अगर ये सर्किल यहां मान लेते हैं तो ये है इसकी रेडियस। ठीक है, तभी देखोगे कि जो छोटे छोटे पहिए होते हैं उसकी आर क्या हो जाती है, कम होती है, तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। जितना बड़ा पहिया होगा,
ठीक है, उतना आपका फ्रिक्शन कम रहता है। आप क्या करना है, दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो एफ आर, ठीक है। अब यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो म्यू लगा देंगे, तो एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। हम लोग ये क्या, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। इस फॉर्मूले से, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इस फॉर्मूले से हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग भैया बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। अभी तो फ्रिक्शन का छोटा सा पार्ट हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। अभी हम लोग आगे वो भी पढ़ने वाले हैं कि फ्रिक्शन जब हम इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी को खींचते हैं तो एक्सेलरेशन कितना होता है, कितना वर्क करना पड़ता है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी आपको मिलेंगी। बस लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको ऐसे ही इससे आसान भाषा में आपको वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। बस आप लोगों का साथ चाहिए होता है। तो भैया इसी के साथ ही आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से अपने जो एम सोचा है उसको पूरा करिए। बस उसी में मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो इसी के साथ ही फिर भैया मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।